Hello, Assalamualaikum friends. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of law of heat exchange. As you know, guys, in previous class we have discussed the topic of latent heat, types of latent heat, latent heat of fusion, latent heat of vaporization, and we have also discussed the graphical representation between specific heat and latent heat. Alright, तो latent heat में हमने डिस्कस किया कि बेटे वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी 1 kg सब्सटेंस की स्टेट को कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज कर दे, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली लेटेंट हीट कहते हैं. अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करें कि अगर वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी 1 kg सॉलिड की स्टेट को कन्वर्ट कर दे, मतलब किसी भी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देते हैं. और अगर कोई अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी 1 kg लिक्विड की स्टेट को वेपर्स में कन्वर्ट कर दे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं. ठीक है बेटे, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. फिर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस की कि भाई स्पेसिफिक और लेटेंट हीट के बारे में, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी. तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज. तो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या है बेटे, कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी हॉट बॉडी से रिलीज हो रही है, वो कोल्ड बॉडी जो है वो अपने अंदर क्या करती है, एब्जॉर्ब. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी. कि भाई हॉट बॉडी से जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो कोल्ड बॉडी अपने अंदर क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है. सपोज कर लें कि दो बॉडीज हैं, एक आपके पास हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है. ठीक है, तो कोल्ड बॉडी से जो हीट एनर्जी रिलीज होगी, हॉट बॉडी से जो हीट एनर्जी रिलीज होगी वो कोल्ड बॉडी अपने अंदर क्या कर रही होगी बेटा, एब्जॉर्ब कर रही होगी. कब तक ये प्रोसेस चलेगा, जब तक वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं आ जाते, जब तक जो है ये प्रोसेस चलता रहेगा. ठीक है, और अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तो उस स्टेट को हम बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं. और ये हम बहुत पहले हम स्टार्टिंग लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे आप देखें, आपके पास एक डायग्राम बनी है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास बॉडी ए और बॉडी बी, दो बॉडीज हैं. बॉडी ए आप सपोज कर लें कि आपके पास हॉट बॉडी है और बॉडी बी आपके पास कोल्ड बॉडी है. बॉडी ए हॉट बॉडी कैसे है, फॉर एग्जाम्पल इसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. ठीक है, तो बॉडी ए आपके पास हॉट बॉडी है, बॉडी बी कोल्ड बॉडी है. होगा क्या कि बॉडी ए से हीट एनर्जी रिलीज होगी और बॉडी बी अपने अंदर उसको क्या कर रही होगी बेटा, एब्जॉर्ब कर रही होगी. ठीक है, तो बॉडी ए से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है और बॉडी बी की तरफ जा रही है, बॉडी बी उसको अपने अंदर क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है. बॉडी ए से निकलने वाली हीट बॉडी बी जो है वो क्या कर रही है, गेन कर रही है. ठीक है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. बॉडी इससे होगा क्या कि बॉडी ए का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इससे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है और बॉडी बी इसके अंदर अपनी वो एनर्जी, ठीक है, जो बॉडी ए से रिलीज हो रही है बॉडी बी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है. तो इससे होगा क्या, बॉडी बी का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. जैसे ही बॉडी बी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बॉडी ए का टेम्परेचर डिक्रीज होगा. ठीक है, तो डिक्रीज होते होते फॉर एग्जाम्पल ये कब तक प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. सपोज करें कि बॉडी ए का टेम्परेचर डिक्रीज होके 50 हो गया और बॉडी बी का टेम्परेचर इंक्रीज होके 50 हो गया. ठीक है, तो बॉडी बी का टेम्परेचर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा और बॉडी ए का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, बॉडी ए का टेम्परेचर क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा. ठीक है, और बॉडी बी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. बॉडी ए का टेम्परेचर डिक्रीज होते होते कहाँ तक आ गया बेटा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे. ठीक है, और इसी तरह बॉडी बी का टेम्परेचर 0 से इंक्रीज होते होते, ठीक है, कहाँ तक आ गया आपके पास, 50 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये जो स्टेट है, ये स्टेट कौन सी स्टेट कहलाती है, इक्विलिब्रियम, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम. और ये हम प्रीवियस लेक्चर में, मतलब स्टार्टिंग के लेक्चर नंबर 11.2 आई गेस, उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है बेटे, तो थर्मल इक्विलिब्रियम की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज की, मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यहाँ से हीट एनर्जी रिलीज हुई. बॉडी बी जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपके पास एज अ कोल्ड बॉडी है. ठीक है, बिहेव कर रही है और ये क्या करेगी, बॉडी ए से निकलने वाली हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी और यहाँ पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा उस वक्त तक जब तक दोनों के टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाते. ठीक है बेटे, तो अब आपने यहाँ पे देखा कि भाई हॉट बॉडी से जो भी हीट एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, वो कोल्ड बॉडी अपने अंदर क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है. इसी तरह अब जो है वो एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि सपोज करें कि अगर आपके पास जो है वो आइस का ब्लॉक है, उसके ऊपर जो है वो आप कोई आयरन का ब्लॉक रख देते हैं, लेकिन वो उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है. ठीक है, आपने उसको जो है वो हीट सप्लाई करके उसका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल उसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड है. जब वो आइस पर उसको
उसको रखेंगे आइस जो है वो एज ए कोल्ड बॉडी, और जो आयरन का जो ब्लॉक है, ठीक है, वो एज ए हॉट बॉडी बिहेव करेगा, और हॉट बॉडी से हीट एनर्जी रिलीज होगी, जिससे जो है वो कोल्ड बॉडी कौन सी आपके पास, ब्लॉक ऑफ आइस, उससे जो है वो ब्लॉक ऑफ आइस जो है वो अपने अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि आयरन के ब्लॉक से रिलीज हो रही है। उससे होगा क्या कि आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, ये लॉ क्या कहलाता है, हीट एक्सचेंज, मतलब लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। तो डायग्राम अगर आप लोगों ने इसकी बना ली है तो स्टेटमेंट के हिंट डालें और इसके बारे में लिखना स्टार्ट करें। ठीक है बेटे, तो स्टेटमेंट के हिंट डाल दिएगा और स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें। स्टेटमेंट लिख लिएगा कि हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी, हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी, हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। ठीक है बेटे, स्टेटमेंट के बाद इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा। फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम बनाएंगे। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी किसके बराबर है बेटा, हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। ठीक है, तो आपने देखा कि हीट अगर हॉट बॉडी से जो रिलीज हो रही है वो हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, यहाँ पे बराबर होंगे। ठीक है, हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। ये आइडियल कंडीशन में पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ऐसे पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली आप देखें तो हीट एनर्जी यहाँ से बॉडी ए से जो रिलीज होगी पूरी बॉडी बी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे हीट लॉस भी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आइडियल कंडीशन की तो ये लॉ एप्लीकेबल है, और अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकली तो तब ये प्रैक्टिकल कंडीशन में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट लॉस भी होती है। कंप्लीट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी बराबर है हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, आइडियल कंडीशन के अंदर पॉसिबल है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल कंडीशन हम कब पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल कंडीशन पढ़ेंगे बिल्कुल आगे के लेक्चर्स में, तब वहाँ पर पहुँचेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल कंडीशन भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आपने लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज इतना पढ़ लिया कि भाई हीट जो है जो कोल्ड बॉडी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी वो किसके बराबर होगी, ठीक है, जो हॉट बॉडी से रिलीज हो रही है। तो हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी बराबर हो जाएगा किसके, हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी के। ठीक है बेटे, यहाँ तक कि लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का टॉपिक जो है वो आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। मतलब लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज आपने डिस्कस कर लिया कि भाई लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या है कि भाई हॉट बॉडी से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, कोल्ड बॉडी अपने अंदर एब्जॉर्व करिए। बिल्कुल इसी से रिलेटेड जो है वो हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है बुक की, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल भी है। न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को करवाऊंगा, एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी होगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, बिल्कुल दोनों इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, और उसके अंदर आपने स्पेसिफिक हीट और लेटिन हीट के जो टॉपिक्स पढ़े उनके फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज़ होंगे, उनकी वैल्यूज़ जो है वो मैंने बताई थी वो यहाँ पे यूज़ होंगी। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज़ वो न्यूमेरिकल में गिवन होंगी। चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल बुक आप जरा ओपन कर लें तो पेज नंबर 38 न्यूमेरिकल नंबर 11.6 मतलब प्रॉब्लम नंबर 11.6। उसके बाद हम जो है वो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम 11.6 में क्या कह रहा है कि अ 2 kg आयरन ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम अ फर्नेस। ठीक है, फर्नेस बेटे क्या है कि वो जगह जहाँ पे जो है वो आयरन को हीट सप्लाई करते हैं। ठीक है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करा के उसको मेल्ट कराते हैं। ठीक है, तो उस प्लेस को, ठीक है, आप ये कह सकते हैं उस भट्टी को, अगर आप उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन करें तो हम बेसिकली फर्नेस कहते हैं, जहाँ पे आयरन को हीट सप्लाई करके उसका टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं, उसको जो है वो मेल्ट कराते हैं, उसको जो है वो उसकी फॉर्मेशन जो है उसकी चेंज करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 kg आयरन ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम अ फर्नेस। एक 2 kg आयरन ब्लॉक था, उस कहाँ से आपने लिया, फर्नेस। ठीक है, वेयर इट्स टेम्परेचर वॉज 650 डिग्री सेंटीग्रेड, और जहाँ पे उसका टेम्परेचर कितना था, 650 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो 2 kg का आयरन का एक ब्लॉक है। ठीक है, आपने कहाँ से उसको लिया है, फर्नेस से, जिसका टेम्परेचर 650 डिग्री सेंटीग्रेड है। कह रहे हैं प्लेस ऑन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस है,
ठीक है, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके ऊपर आपने वो ब्लॉक जो है वो रख दिया। 2 kg का जो आयरन का ब्लॉक, ठीक है, आपने भट्टी से निकाला था, जिसका टेम्परेचर इंक्रीज कितना हो गया था वहाँ पे 650 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको लाके कहाँ पे रख दिया, एक आइस के ऊपर, एक आपके पास ब्लॉक ऑफ आइस है उसके ऊपर रख दिया, जिसका टेम्परेचर कितना था बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे क्या कह रहे हैं, एज्यूमिंग दैट ऑल द heat given up by the iron is used to melt the ice, how much ice is melted। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो भी हीट जो है वो ब्लॉक से रिलीज हो रही है, ठीक है, जो भी हीट ब्लॉक से रिलीज हो रही है, 2 kg आयरन ब्लॉक जो आपने ब्लॉक ऑफ आइस के ऊपर रखा, ठीक है, तो ब्लॉक ऑफ आयरन से जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, आइस जो है वो मेल्ट हो रही है। ठीक है, और एंड में क्या बोल रहा है कि हाउ मच आइस इज मेल्टेड, मतलब आइस कितनी मेल्ट होगी, ये 2 kg आयरन ब्लॉक जिसका टेम्परेचर 650 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे जो हीट एनर्जी रिलीज होगी, उससे जो आपके पास आइस है कितनी मेल्ट होगी, ये आपने फाइंड करके बताना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जो आइस मेल्ट होगी उसका मास जो है वो फाइंड करके बताना है, मतलब मास ऑफ आइस यहाँ पे आपने फाइंड करके बताना है। ठीक है बेटे, न्यूमेरिकल की कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं डाटा की तरफ। पहले इसका डाटा बनाएंगे, पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं, फिर वो आपको डायग्राम से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, फिर हम इसके डाटा की तरफ चलेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन जो है वो देखेंगे, क्या इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है बेटे, तो प्रॉब्लम नंबर आपके पास 11.6, पेज नंबर 38। ठीक है बेटे, पहले तो हम बनाएंगे इसकी डायग्राम देख लीजिएगा। ये ब्लॉक ऑफ आइस है, सपोज कर लें, ठीक है बेटे, और एक ब्लॉक ऑफ आयरन है जिसका मास 2 kg है। ब्लॉक ऑफ आयरन जिसका मास 2 kg है। ठीक है, अच्छा बेटा, तो ये आपके पास टू kg का एक आयरन का ब्लॉक है। क्या करा, इसको फर्नेस से निकाल के कहाँ रख दिया, इस ब्लॉक ऑफ आइस पे। जैसे ही ब्लॉक ऑफ आइस पे ये 2 kg आयरन का ब्लॉक जैसे ही आके इस आइस पे, ब्लॉक ऑफ आइस पे रखेंगे, तो उससे होगा क्या कि आइस जो है वो यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। आइस जो है वो यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आइस मेल्ट होना शुरू होगी। तो अब ये पूछा जा रहा है न्यूमेरिकल में कि भाई ये जो आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है, ये जो सपोज करें कि इतनी आइस यहाँ पे मेल्ट हुई है, ठीक है, तो ये जो आइस मेल्ट हुई है इसका मास क्या है, मतलब मास ऑफ आइस यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है कि ब्लॉक ऑफ आयरन की वजह से, ठीक है, आइस कितनी मेल्ट हुई है, ये आपने आइस फाइंड करके बतानी है। ठीक है, तो ये आपके पास जो मास गिवन है, ये किसका गिवन है, आयरन का। ठीक है, 2 kg इसका मास है और आइस का मास यहाँ पे आपने फाइंड करके बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है वो ज़रा देख लीजिएगा कि भाई जो टेम्परेचर था, ठीक है, ब्लॉक का, वो टेम्परेचर कितना है 650 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है, सपोज करें ब्लॉक का जो टेम्परेचर है वो क्या था, ठीक है, न्यूमेरिकल देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो आयरन का जो टेम्परेचर है, आयरन ब्लॉक जो है 2 kg का, ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 650 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ब्लॉक ऑफ आइस का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो टेम्परेचर कितना है बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। होगा क्या, जैसे ही ब्लॉक ऑफ आयरन को ब्लॉक ऑफ आइस पे रखेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर, ब्लॉक ऑफ आयरन का टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा,
तो जैसे जैसे टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ होगा आइस उतनी उतनी वहाँ से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और इसका टेम्परेचर फिर ब्लॉक का टेम्परेचर एक टाइम पे आके क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सपोज कर लें पहले जो टेम्परेचर था वो T है, ठीक है, और अब जो टेम्परेचर हो गया वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ऐसे ऐसे डिक्रीज़ होगा और टेम्परेचर डिक्रीज़ होते होते इससे हीट एनर्जी रिलीज होती रहेगी और जैसे ही टेम्परेचर इसका 0 होगा तो उस वक्त उस 650 से 0 की कन्वर्जन, जैसे ही टेम्परेचर 650 से 0 हुआ तो जितनी भी हीट एनर्जी रिलीज हुई उससे कितनी आइस मेल्ट होगी ये आपने यहाँ पे फाइंड करके बताना है। ठीक है, अच्छा बेटा आइस की जो स्पेसिफिक हीट है मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवा दी थी, HF 3.36 एक्सपोनेंट 5 जूल पर केजी। अच्छा बेटे लास्ट लेक्चर में आपको मैंने जो है वो आइस की स्पेसिफिक हीट बताई थी कि भाई आइस की स्पेसिफिक हीट 3.36 एक्सपोनेंट, वहाँ पे आप देख लें वहाँ पे 6 जो है वो हमने गलती से लिख लिया था, उसको ज़रा 5 कर लें। ठीक है, वो आप लोगों ने अगर डिस्क्रिप्शन देखी हो प्रीवियस लेक्चर की तो उसमें मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था कि एक्चुअल जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंट 6 नहीं है, एक्सपोनेंट 5 है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन जो है वो लाजमी देख लिया करें लेक्चर्स की, ताकि कोई भी अगर ऊँच नीच हो जाए, ठीक है, और तो आप लोगों को फ़ौरन पता लग जाए। ठीक है, अच्छा बेटे तो यहाँ पे जो है वो आपने सिर्फ करना क्या है कि आपने 3.36 एक्सपोनेंट 6 के बजाय वहाँ पे क्या लिख देना है, बस 5 लिख देना है, बस 5 कर दें। और जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है 2.26 एक्सपोनेंट 6 जूल पर केजी वो बिल्कुल एज इट इज़ वही है, लेकिन जो आपके पास आइस की स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, वो आपके पास क्या है 3.36 एक्सपोनेंट 5 जूल पर केजी। इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल में ही यूज़ होगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं आयरन की स्पेसिफिक हीट, तो बेटा आयरन की स्पेसिफिक हीट जाके देख सकते हैं बुक में, आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 18 में आपको सारी वैल्यूज़ जो हैं वो लाइन से स्पेसिफिक हीट की मेंशन है। ठीक है, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर आपके पास पेपर में जो भी न्यूमेरिकल आएगा तो एग्जामिनर कांस्टेंट वैल्यूज़ जो है वो पेपर में लाजमी देता है, क्वेश्चन में कांस्टेंट वैल्यूज़ देता है। तो कांस्टेंट वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, जो भी मटेरियल यूज़ होगा, आयरन के बजाय कॉपर यूज़ हो तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट मेंशन होगी, स्टील यूज़ हो तो स्टील की स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में कांस्टेंट वैल्यूज़ गिवन होती है, तो कांस्टेंट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप देखें तो आयरन की जो स्पेसिफिक हीट है वो आयरन की स्पेसिफिक हीट कितनी है बेटा, 499.8 जूल पर केजी इंटू कैल्विन। ठीक है बेटे, जूल पर केजी इंटू कैल्विन या जूल इंटू केजी इनवर्स इंटू कैल्विन इनवर्स, अगर इनको न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये स्पेसिफिक हीट किसकी है बेटा, आयरन की स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, तो दोबारा से कंडीशन देखिएगा, फर्नेस से एक आयरन जिसका मास 2 kg था, ठीक है, आयरन का एक ब्लॉक जिसका मास 2 kg था उसको लिया, ब्लॉक ऑफ आइस पे उसको रखा, जिससे जो है वो आइस मेल्ट होना शुरू हो गई और जैसे ही 650 से टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, उससे जितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई और आइस उससे कितनी मेल्ट हुई वो आपने यहाँ पे फाइंड करके बताना है। ठीक है बेटे, अच्छा अब यहाँ पे टेम्परेचर की बात करते हैं। तो ब्लॉक का जो टेम्परेचर था वो यहाँ पे देख लें कि पहले आपके पास कितना 650, फिर क्या हो गया 0। तो टेम्परेचर अगर आपको फाइंड करना है तो T माइनस टी डैश, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर को माइनस कर देते हैं। ठीक है, और वैसे तो हमने पढ़ा था फाइनल में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करते हैं, लेकिन जो है आपके पास इनिशियल टेम्परेचर 650 फाइनल 0, तो टेम्परेचर आपके पास नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव में वैल्यूज़ हम लेते नहीं, तो इस वजह से ज़्यादा टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर को माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो 650, इसको आपने फॉर्मूला आपने बना लिया डेल्टा टी इक्वल्स टू टी माइनस टी डैश। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू टी आपके पास क्या बेटा 650, टी डैश आपके पास क्या है 0, तो डेल्टा टी आपके पास आ जाएगा 650। ठीक है, और ये चेंज इन टेम्परेचर आपके पास आ गया और आपको पता है कैलकुलेशन में जब चेंज इन टेम्परेचर यूज़ होता है तो इसको कन्वर्ट नहीं करते कैल्विन में, 650 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे आपने जो है वो देख लिया कि भाई आयरन का जो है मास 2 kg है, ठीक है, टेम्परेचर 650 है, आयरन की स्पेसिफिक हीट आपने यहाँ पे लिख दी 499.8 जूल पर केजी इंटू कैल्विन। इसी तरह यहाँ पे बात करते हैं कि आइस की, तो आइस की स्पेसिफिक हीट 3.36 एक्सपोनेंट 5 जूल पर केजी। ठीक है, मास ऑफ आइस यहाँ पे आपने फाइंड करना है और आइस का टेम्परेचर कितना है बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक न्यूमेरिकल की कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गई होगी। चलते हैं इसके डाटा की तरफ। अच्छा बेटा डाटा देख लीजिएगा, तो डाटा अलग अलग करके हम बनाएंगे। ठीक है,
और क्योंकि ये लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का न्यूमेरिकल है, ठीक है, उसके अंदर हॉट बॉडी से जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है किसके बराबर है, कोल्ड बॉडी जो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी का अलग अलग यहाँ पे हम डाटा बनाएंगे। तो डाटा अगर हम बात करें तो पहले अगर हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन का डाटा देखिएगा कि मास जो है आयरन का वो कितना है आपके पास 2 kg, ठीक है। टेम्परेचर 650 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरह स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन जो है वो आपके पास 499.8 जूल पर kg इंटू केल्विन, ठीक है बेटे। अच्छा, अब यहाँ पे ये स्पेसिफिक हीट जो है वो आयरन की है और ये स्पेसिफिक हीट जो है वो आइस की है। आयरन की स्पेसिफिक हीट को C से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्चुअली स्पेसिफिक हीट सिंपल स्पेसिफिक हीट है, और HF ये बेसिकली लेटेंट स्पेसिफिक हीट है जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर दे, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दे। मतलब ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी भी 1 kg आइस की स्टेट को चेंज कर देती है, ठीक है। तो अब आपने मास फाइंड यहाँ पे करना है कि कितने केजी जो है वो जो इससे आयरन से 2 kg जो आयरन ब्लॉक है इससे जो हीट एनर्जी रिलीज हुई है इससे कितनी केजी जो है वो आइस मेल्ट हुई है वो यहाँ पे आपने फाइंड करके बताना है। और 1 kg अगर हम बात करते हैं तो 1 kg में कितनी हीट रिक्वायर्ड है, इतनी 3.36 एक्सपोनेंट 5 जूल पर kg। ये अमाउंट ऑफ हीट जो है वो किसी भी 1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है बेटे। टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। आयरन के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आइस की, तो देख लीजिएगा आइस की जो स्पेसिफिक हीट है ठीक है 3.36 एक्सपोनेंट 5 जूल पर kg। आइस का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइंड क्या करना है, ठीक है, मास ऑफ आइस आपने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। ये तो गया यहाँ पे डाटा इसका कंप्लीट। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, हैंड डाल दिएगा सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में जो फाइंड करना है वो लिख लेंगे। क्या फाइंड करना है बेटा, हमने फाइंड करना है मास किसका, आइस का, ठीक है। तो मास के नीचे मैंने आइस लिख दिया क्योंकि यहाँ पे 2 मास हैं, इस वजह से जो है वो आप लोग सॉल्यूशन में जो है वो कंफ्यूज ना हो जाएं कि 2m कैसे आ रहे हैं। देखें आयरन का भी मास है और आइस का भी मास है, एक को स्मॉल एक को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मास के प्रीफिक्स में आयरन लिख दिया कि भाई 2 kg जो है वो आयरन का मास है, और मास ऑफ आइस जो है वो यहाँ पे आपने फाइंड करना है, ठीक है। मास ऑफ आइस आपने यहाँ पे फाइंड करना है, मास ऑफ आयरन जो है वो 2 kg है। अच्छा बेटा, मास ऑफ आइस फाइंड करना है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि भाई हीट लॉस बाय द आयरन, हीट लॉस बाय द आयरन किसके बराबर है, हीट गेन बाय द ठीक है बेटे। तो आप देख सकते हैं हीट लॉस बाय द आयरन बराबर है किसके, हीट गेन बाय द आइस। तो कैसे बनाया है फॉर्मूला, इससे लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज से कि भाई हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी बराबर है हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी, तो हीट लॉस बाय द आयरन इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द आइस, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे हमने कुछ स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट के फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, वो यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ सारे, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिएगा कौन से फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए कि भाई डेल्टा क्यू बराबर है CM डेल्टा T, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हमने डिस्कस किया कि डेल्टा क्यू बराबर है CM डेल्टा T। एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया डेल्टा क्यू बराबर है CN डेल्टा T। एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया कि भाई डेल्टा क्यू बराबर है MHF। और बेटे एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया कि डेल्टा क्यू बराबर है MHV के, ठीक है। डेल्टा क्यू बराबर है CM डेल्टा T, डेल्टा क्यू बराबर है CN डेल्टा T, डेल्टा क्यू बराबर है MHF और डेल्टा क्यू बराबर है MHV, ठीक है बेटे।
ये आपके पास स्पेसिफिक हीट और ये आपके पास लेटेंट हीट के फॉर्मूलाज हैं। अब यहाँ पे हीट लॉस बाय द आयरन की बात करें तो बेटा आयरन का मास गिवन है, ठीक है, और आयरन का मास गिवन है, स्पेसिफिक हीट आयरन की है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा सिंपल स्पेसिफिक हीट का होगा, और मास के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। मतलब आयरन के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। कि भाई देखें हीट लॉस बाय द आयरन, यहाँ पे हीट का, आयरन के लिए हीट का फॉर्मूला यूज़ होगा, हीट गेन बाय द आइस, तो यहाँ पे भी हीट की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी आइस के लिए भी हीट का फॉर्मूला यूज़ होगा। हीट के ये 4 फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, इसमें से यहाँ पे कौन सा और किसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, तो मास की बात हो रही है और स्पेसिफिक हीट जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई आयरन की स्टेट चेंज नहीं हो रही, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रही, ये देखें ये आपके पास लेटेंट हीट के फॉर्मूलाज हैं जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और स्टेट चेंज हो रही है, और ये आपके पास स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूलाज हैं जिसके अंदर टेम्परेचर में चेंज आता है, ठीक है, स्टेट जो है वो सेम रहती है। यहाँ पे क्या है कि भाई स्टेट चेंज हो रही है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे देखें आप, इधर देखिएगा कि भाई टेम्परेचर 650 से क्या हो गया, आयरन का 0, तो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, आयरन आयरन ही रहेगा, 2 kg का जो इसका मास है 2 kg मास ही रहेगा, 2 kg का ब्लॉक ही रहेगा, बस टेम्परेचर 650 से 0 हो गया। तो टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से यहाँ पे इन 2 फॉर्मूलाज में से कोई फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि मास की बात हो रही है, मास गिवन है, मोल में बात नहीं हो रही, तो इस वजह से हम ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आयरन के लिए, हीट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं आइस की। तो आइस में देखें कि आइस जो थी वो मेल्ट हो रही है, आइस जो है वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, आइस की स्टेट चेंज हो रही है। अगर आइस की स्टेट चेंज हो रही है तो बेटा जब स्टेट चेंज होगी तो लेटेंट हीट की बात होगी, और लेटेंट हीट के लिए कौन से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये 2, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MHF और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MHV। अब यहाँ पे देखें स्टेट चेंज हो रही है तो इसमें कौन सा प्रोसेस है, फ्यूजन या वेपराइजेशन। तो आइस मेल्ट हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हम बात करेंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MHF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के फॉर्मूले की, क्योंकि यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, फ्यूजन का प्रोसेस हो तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे यूज़ होगी हीट के लिए, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MHF ये यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MHF यूज़ करेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MHV यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए है बेटा, अगर स्टेट जो है वो लिक्विड से वेपर स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो रही है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये 2 फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज़ होंगे। तो लॉस, हीट लॉस बाय द आयरन बराबर हीट गेन बाय द आइस के। तो देख लीजिएगा कि हीट लॉस बाय द आयरन, हीट लॉस बाय द आयरन की बात करें तो ये भी हीट है, ये भी हीट है, दोनों के लिए अब मैंने यहाँ पे क्या यूज़ के लिए देखिए डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा क्यू। हीट लॉस बाय द आयरन मतलब ये हीट आयरन के लिए और ये हीट जो है वो आइस के लिए, ठीक है। तो डेल्टा क्यू आयरन इक्वल टू डेल्टा क्यू आइस, मतलब यहाँ पे हीट किसकी बात हो रही है, आयरन की, और यहाँ पे हीट की किसकी बात हो रही है, आइस की, ठीक है। और दोनों हीट एंड स्पेस से डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे आयरन जो हीट जो रिलीज कर रहा है किसके बराबर है, जो आइस हीट जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करी है। अब आयरन के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या है, सी एम डेल्टा टी। तो आयरन का फॉर्मूला क्या है बेटा, सी एम डेल्टा टी, ठीक है। और आइस के लिए जो फॉर्मूला है वो कौन सा यूज करेंगे, MHF, ठीक है। फॉर्मूला MHF है, ठीक है। यहाँ पे भी सी एम डेल्टा टी, क्योंकि ये आयरन की हीट है इस वजह से यहाँ पे जो बात करेंगे मास की वो मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स में आयरन लिख दिया कि सी एम डेल्टा टी, मास किसका यहाँ पे आयरन का, ठीक है। MHF तो क्योंकि 2 मास है इस वजह से यहाँ पे जो है वो मैंने मास में क्या लिख दिया, ये आइस की हीट का फॉर्मूला था, ठीक है। तो फॉर्मूला MHF था, और यहाँ पे क्योंकि आइस की बात हो रही है तो इस वजह से यहाँ पे मास की जगह क्या आ गया बेटा, M के साथ मैंने आइस लिख दिया प्रीफिक्स में, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, मास ऑफ आइस फाइंड करना है, ठीक है। आपने लिख लिया यहाँ पे मास ऑफ आइस फाइंड करना है कि हीट सप्लाई करने से ये इससे जो हीट रिलीज हो रही है ब्लॉक से उससे कितनी आइस जो है सॉरी मेल्ट होगी, उसका मास यहाँ पे आपने फाइंड करना है। तो मास ऑफ आइस फाइंड करना है तो HF यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, रिलेशन को पलट के लिख देंगे, HF नीचे आके डिवाइड होगा। तो मास ऑफ आइस आपने फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिएगा सी एम आयरन, CM डेल्टा टी, HF नीचे आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा
कि भाई HF नीचे आके डिवाइड हो गया तो CM डेल्टा T अपॉन HF, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, मास ऑफ आइस आ जाएगा आपके पास। तो बेटा C की जगह C की वैल्यू 499.8, मास ऑफ आयरन आपके पास कितना है 2, चेंज इन टेम्परेचर आपके पास कितना है 650, इसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है, और HF आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 3.36 एक्सपोनेंट 5, ठीक है बेटे। तो मास ऑफ आइस, कैलकुलेशन से मास ऑफ आइस आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर से। कैलकुलेशन देख लीजिएगा बेटे कि 499.8 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 650, सॉरी डिनोमिनेटर में 3.36 एक्सपोनेंट 5, ठीक है। सॉल्व किया और आंसर आपके पास आ गया 1.933। तो 1.933 kg, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे आपने क्या करा, आइस का मास फाइंड कर लिया कि अगर 2 kg का ब्लॉक, ठीक है, आइस के ब्लॉक पे रखें, अगर आइस का टेम्परेचर क्या हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ठीक है, तो 650 अगर उसका टेम्परेचर है आयरन ब्लॉक से, तो उससे जो भी हीट एनर्जी रिलीज होगी और उसका टेम्परेचर 650 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, तो उस वक्त जितनी हीट एनर्जी उससे रिलीज होगी उससे कितनी आइस मेल्ट होगी, इतनी आइस मेल्ट हो जाएगी 1.93 kg, ठीक है बेटे। तो ये न्यूमेरिकल यहाँ पे हमने डिस्कस किया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, वो एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है, और वो है एग्जाम्पल नंबर, बुक की एग्जाम्पल 11.5, ठीक है बेटे। तो बुक की एग्जाम्पल 11.5 आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है, और एग्जाम्पल 11.5 आप देख सकते हैं पेज नंबर 19 पे एग्जाम्पल 11.5 है, ठीक है बेटे, पेज नंबर 19, ठीक है बेटे। ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है एग्जाम्पल 11.19। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, बिल्कुल इसी पहले आपने क्या करना है, इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल 11.5 सॉल्व करनी है। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज पे ही है, ठीक है। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का जो टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, बिल्कुल इसी की एग्जाम्पल है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग ने जो है वो या तो सॉल्यूशन जो है व्हाट्सएप करके चेक करवा सकते हैं, आप लोग जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग मेल करके जो है वो अपने जो है वो सॉल्यूशन चेक करवा सकते हैं, वहाँ पे कोई भी क्यूरी हो पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम हो वो रिजॉल्व हो जाए और आप लोगों को एग्जाम्पल 11.5 में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बेटे। बस यहाँ तक क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे, और न्यू टॉपिक आपके पास है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है बेटे। तो थर्मोडायनामिक्स न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। क्लास को एंड करते हैं, और जाते जाते अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं की है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर वीडियो और लेक्चर पसंद आए तो उसमें आपने वीडियो में कमेंट लाजमी करना है, ठीक है बेटे। तो बस क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह थर्मोडायनामिक्स के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।